99 परसेंटाइल in 99 days, डे 16। हैप्पी छोटी दिवाली एंड राधे राधे। दिवाली के दिन भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तुम तो सही मायने में दिवाली मना रहे हो तुम, क्योंकि दिवाली उस व्यक्ति के याद में मनाई जाती है जिसने अपनी दिवाली मनाने को 14 वर्ष वनवास काटा था। तुम अभी वनवास में हो अपने उस रावण को मारने के लिए जिसने तुम्हारी शांति रूपी सीता चुरा रखी है। 24 तारीख से 24 जनवरी से तुम्हारी रावण से मुलाकात शुरू होने वाली है। और द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस ग्राउंड द लेस यू ब्लीड इन एक्चुअल बैटलफील्ड। जितना तुम प्रैक्टिस ग्राउंड में खून बहाते हो उससे बहुत कम एक्चुअल वॉर में बहाते हो। तो उसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर 99 परसेंटाइल इन 99 डेज, डे 16। पिछले लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन की बात की थी। थोड़ी सी बात मैं कर लेना चाहता हूं इसके शुरुआत में, जो मेन मुद्दा है, क्योंकि आज का लेक्चर इसी एक्सेलरेशन टॉपिक को बेस बना के बढ़ेगा। एक्सेलरेशन कुछ नहीं, सिंपल सी मैंने एक बात बताई थी क्या, कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में वो होता है ए टेंजेंशियल प्लस ए सेंट्रीपिटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ। कोई दिक्कत थी इस बात में? नहीं। इसकी थोड़ी सी फील हम लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसके फिजिकल मायने क्या है। देखो बालक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद करो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कि सरल भाषा में कहता है कि हर एक वस्तु दुनिया में अपनी इनर्शिया मेंटेन करनी चाहती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई भी चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। और आम आदमी की भाषा में क्या कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो सीधी रेखा में मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये कहता है न्यूटन का पहला नियम। ठीक, अब कोई एक बॉल है जो कि v वेलोसिटी से सीधे जा रहा है। ठीक है, गॉट इट बालक? तो ये तब तक सीधे जाते रहेगा v वेलोसिटी से जब तक इसको कोई रोके नहीं या इसको कोई इधर से कोई फोर्स नहीं लगाए, तब तक। मतलब इसको जब कोई रोकेगा तो इसकी वेलोसिटी v जो है वो चेंज हो जाएगी। ये तब तक इसी कंडीशन में आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कोई बाहर से इसमें फोर्स ला के छेड़छाड़ ना करे। जैसे ही छेड़छाड़ होगी इसमें कुछ कुछ बदलाव आ जाएंगे। क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? मान लो कि इधर से थोड़ा फोर्स लगा दिया तो v इंक्रीज हो सकता है, इधर से फोर्स लगा दिया v डिक्रीज हो सकता है, इधर से फोर्स लगा दिया तो ये बॉल जो सीधी रेखा में जा रही थी वो डायरेक्शन बदल सकती है। ये न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में कहा था। इसका यहाँ क्या काम होगा और इस एक्सेलरेशन को समझने में क्या काम होगा वो देखते हैं। मान लो कि ये गेंद सीधी रेखा में जा रही है जिसका v कांस्टेंट है। ठीक, और v कांस्टेंट ही रखते हैं हम। मान लो v कांस्टेंट रखने का मतलब क्या हुआ कि ना इधर से कोई फोर्स ना उधर से कोई फोर्स। लेकिन हमारी मर्जी है कि ये गेंद सीधी रेखा में जाने के बजाय सर्कल में चलने लगे। यानी कि हम चाहते हैं कि ये गेंद जो है वो सीधे जाने के बजाय ऐसे मुड़ने लगे और ऑटोमेटिक मुड़ती रहे, हमेशा तक मुड़ती रहे मुड़ती रहे मुड़ती रहे और ये हमेशा गोल गोल चलती रहे। ठीक, न्यूटन ने क्या कहा था कि ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इस गेंद पे एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लगाया जाए। ठीक है, तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया तो ये सीधी रेखा में चलती रहेगी, आम बात है। लेकिन हमारी मर्जी हुई कि हम इसे सर्कल में चलाते हैं तो हमें इसकी डायरेक्शन बदलने की जरूरत पड़ी, है ना? तो डायरेक्शन कुछ तो बदलेगा ना, कोई तो फोर्स लगाना होगा इस गेंद पे। और किधर फोर्स लगाना होगा आम आदमी की भाषा में बताओ। मान लो यहाँ पे गेंद थी, सीधे जाना चाहती थी, उसे नीचे की तरफ मोड़ना है। किधर फोर्स लगाना होगा? इस गेंद पे नीचे की तरफ फोर्स लगाना होगा। हाँ, मान लो ये गेंद यहाँ पे है, यहाँ से भी तो वो सीधी ही जाना चाहती होगी,
लेकिन हमें मोड़ना है किधर, इधर, तो हमें इस पे यहाँ फोर्स लगाना होगा। यानी कि हमें इस गेंद पे कॉन्स्टेंटली उस डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहना होगा जिस डायरेक्शन में इस सर्कल का सेंटर मौजूद है। यानी कि ये गेंद कहीं पे हो, अगर इसको इस सर्कल में घुमाते रहना है तो इस गेंद पे कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लगाते रहना होगा जो कि हमेशा सेंटर टेंडिंग होगा। गॉट इट? सेंटर टेंडिंग होगा फोर्स। कौन सा फोर्स? जो कि सेंटर की तरफ हमेशा लगेगा। और फोर्स क्या होता है? फोर्स जहां पे एक्सेलरेशन पैदा होगा वहीं पे फोर्स आएगा। ये बात मैंने भी बताई थी कि बिना एक्सेलरेशन के फोर्स नहीं होता, या बिना फोर्स लगाए एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं की जा सकती। तो यहां पे फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? सर्कुलर मोशन में रखने के लिए लगा दिया फोर्स। इसका मतलब जैसे ही फोर्स लगा एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, लेकिन v तो कांस्टेंट मैंने रखा। हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन ऑब्टेन करने के लिए v का मैग्नीट्यूड बदलना जरूरी नहीं है, उसकी डायरेक्शन में बदले तो एक एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। और वही यहाँ हो रहा है। भले ही v कांस्टेंट है लेकिन v की डायरेक्शन 24/7 चेंज हो रही है और इसके कारण एक एक्सेलरेशन लग रहा है। इस बात का हमें पता है। v के बदलते रहने से हमें यह साफ दिख रहा है कि भैया यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है। तो और वो एक्सेलरेशन किस तरफ है? फोर्स के ही डायरेक्शन में हो, क्योंकि जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। तो फोर्स लग रहा है इधर, तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा? इधर ही। और यही वाला जो एक्सेलरेशन है इसी को हमने कहा था AC। तो अब जब मैंने जो पिछले लेक्चर में स्टेटमेंट कहा था कि बिना AC के, बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे की हवाइयाँ उड़ी थी। लेकिन आज समझ में आई कि अगर इसको हटा दोगे तो ये वाला जो बॉल है वो सीधी रेखा में भाग जाएगा, क्योंकि न्यूटन बाबा ने कहा है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के नहीं होती। तो सर ये एक्सटर्नल कहाँ है? मन में सवाल आ सकता है बालक के, सर ये एक्सेलरेशन एक्सटर्नल कहाँ है? और इस एक्सेलरेशन के वजह से जो फोर्स आएगा, इस बॉल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन, जो फोर्स आएगा वो एक्सटर्नल कहाँ है? वो तो इस बॉल के वजह से ही लग रहा है। देखने में तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि इस बॉल की वजह से ही लग रहा है, जबकि ये एक्चुअली में एक्सटर्नल फोर्स होता है। हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ। एक पत्थर में हमने सीधे फेंका तो पत्थर सीधे चला गया, लेकिन एक पत्थर में हमने धागा बांधा और उसे गोल गोल घुमा रहे हैं तो पत्थर सर्कुलर मोशन में कर रहा है। और सर्कुलर मोशन करने के लिए हमेशा AC की ज़रूरत होती है, यानी कि एक एक्सेलरेशन जो अंदर की तरफ लग रहा हो उसकी ज़रूरत होती है। हाँ, और एक्सेलरेशन लगने का मतलब कि एक फोर्स लग रहा हो उसकी ज़रूरत होती है। जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन लगेगा वहाँ वहाँ फोर्स लगेगा। तो ये पत्थर जो घूम रहा है, इसको घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो कौन दे रहा है? मतलब टॉप व्यू इस पत्थर का ये है, यहाँ पे तुम्हारी मुंडी है, ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग में लगा हुआ है। तो देखा, ये स्ट्रिंग के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। धरती के चारों तरफ चांद घूम रहा है। अब चांद सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली इस पे कोई एक अंदर की तरफ AC लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी AC के कारण एक फोर्स का नाम देते हैं जिसे हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था। झट से उस पर बात करेंगे आज डिटेल में भी, लेकिन अभी मान लो मैंने कल बात कर ली थी इसलिए मैं ये नाम ले पा रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कौन दे रहा है? धरती के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स इस चांद को इस सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो अब समझ में आया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। पहली पॉइंट। चलो इसको लिखना चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना चालू करते हैं कि नो सर्कुलर मोशन, फिर 80 पर भी आएंगे, पहले AC समझाने की बात कर रहा हूं। नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल
विदाउट AC, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी से ब्रैकेट में और करके लिख सकते हैं यास सेंट्रीपिटल फोर्स FC। यहाँ पे ब्रैकेट में तुम लिख लेना अपने नोट्स में कि द रीजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि मैंने अभी समझाई है। अगर चाहो तो लंबी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है। द रीजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अगला पॉइंट कि ये जो FC है या फिर AC कह सकते हैं, FC के बारे में ही बात कर लेते हैं। FC लुक्स लाइक इट्स एन इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स का मतलब कि बॉडी के द्वारा ही बॉडी पे लगा दिया जाना, ऐसा होता नहीं, बट एक्चुअली इट इज प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, हेंस इट्स एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। अब एक बात बताना यहाँ से, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को समझने में, लेकिन अब तुम्हें समझ में आएगा। ये पार्टिकल सीधी रेखा में जाना चाहता था, जा रहा था, इस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा नीचे की तरफ, और ये पार्टिकल घूम गया, और फिर यहाँ पे भी लगा, घूम गया, यहाँ पे भी लगा, ऊपर की तरफ घूम गया। कॉन्स्टेंटली जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो ये पार्टिकल गोल गोल घूमते जा रहा है। तो बताओ, पहले सर्कुलर मोशन हुआ, इस वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा, उस वजह से सर्कुलर मोशन हुआ? शाबाश, पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा, उसके वजह से सर्कुलर मोशन आया, यानी कि पहले पिताजी आए, फिर उनकी तरह दिखने वाला बच्चा आया। तो ये बड़ी जरूरी बात हो जाती है समझनी। इसको भी एक पॉइंट के फॉर्म में आप लिख लो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसे लिखते हैं, AC इज द cause of CM मतलब सर्कुलर मोशन, and CM is not the cause of AC। सर्कुलर मोशन के वजह से AC नहीं आता, AC के वजह से सर्कुलर मोशन होता है। ये थी हमारा AC का पूरा डायग्नोसिस, पूरा ऑपरेशन हमने कर लिया। और AC का हमने फॉर्मूला निकाला था, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर अपॉन R। बात इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए। अब AC की बात कर ली, AT क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंट में क्या हो रहा है? टेंजेंट वेलोसिटी काम कर रही है। यहाँ पे हमने V को कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे AT क्या है? टेंजेंशियल कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन यहीं पे अगर हम V को ऐसे धीरे धीरे पहले पत्थर को घुमा रहे फिर तेज घुमाने लगे, तो वेलोसिटी जो यहाँ कांस्टेंट है वो चेंज होगी, और जब चेंज होगी तब AT पैदा हो जाएगा। बस AT के बारे में इतनी ही जानकारी थी कि AT भी पैदा हो जाएगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में AT पैदा होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में AT पैदा होगा। लेकिन AT हमेशा AC के परपेंडिकुलर होगा, या AC हमेशा AT के परपेंडिकुलर होगा। दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री बनेगी, क्योंकि AT हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, या तो अलोंग द वेलोसिटी या ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। लेकिन AC जो है वो हमेशा सेंटर टेंडिंग होगा, सेंटर के तरफ लगेगा। तो टेंजेंट और सेंटर टेंडिंग हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो
कि AC is always perpendicular to AT. Note it. और AT कब पैदा होगा? जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। AT वही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या सर्कुलर मोशन बिना AT के हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। V कांस्टेंट रख करके हम AT 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो। नेक्स्ट, कि सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल विदाउट AT, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। के AT नहीं भी हो तो भी सर्कुलर मोशन हो सकता है। सर्कुलर मोशन के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ AC का होना। गॉट इट? और AT का हमने क्या करा था? फॉर्मूला कुछ नहीं करा था। याद आया? मुझे अभी याद आया। तुम्हें याद रहना चाहिए, इसीलिए तुम IITian बनोगे, मैं IITian नहीं हूं ना। R अल्फा। और इस पे हमने लास्ट में एक प्रॉब्लम कर लिया था, कौन सा वाला? जिसमें कि बताया गया था कि AC और A नेट के बीच 45 डिग्री बनता है। वो प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में किया था। अगर AC इधर लग रहा है, AT नीचे की तरफ लग रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो इस तरफ होगा, जिसे हम A नेट कहते थे। और यही जो कॉम्बिनेशन है वो AC और AT से मिलने से बना हुआ है। तो ये रही पूरी सर्जरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। क्योंकि ये नहीं समझते ना हम, तो हम जब सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो तुम्हें चीज़ें दिक्कत आएंगी। बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। नोट करो, नोट करके हम बढ़ते हैं आगे। भजमन राधे। हेडिंग देना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पढ़ रखा होगा ऑप्टिक्स में इसके नाम को। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ दूसरा हो जाता है, ठीक है? समझने की कोशिश करते हैं, बड़ी सरल सी बात है। धरती माता गोल है, ऊपर से थोड़ी सी चपटी। हमने क्या करा कि हमने ज़मीन का टुकड़ा देखा, यहाँ पे सड़क सीधी दिख रही थी, उसकी हमने एक फ़ोटो बना दी। वास्तविकता में ये है तो इस गोले का पार्ट, जिसे हम धरती माता कहते हैं, लेकिन हमें दिखती कैसी है ये? सीधी। ठीक, तो हमने इतने को सीधा देखा, लेकिन वास्तविकता में ये एक बड़े सर्कल का पार्ट है, जिसे हम धरती कहते हैं। ठीक, और इस बड़े सर्कल के रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो ऑप्टिक्स में भी कहते थे। किसी लेंस को हम काटते थे, कॉनकेव लेंस को, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते थे? वो लेंस जिस बड़े सर्कुलर लेंस का पार्ट है, उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते थे। तो इसी तरीके से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। गॉट इट? बस यही बात है। अब मान लो कोई एक बॉल है, वो रैंडम पाथ ट्रेवल कर रहा है, ऐसे रैंडम पाथ ट्रेवल किया। ये सर्कुलर मोशन है किसी एंगल से, किसी सर्कल दिख रहा है? नहीं। लेकिन मान लो कि हमने इस पॉइंट पे इस पार्टिकल को
कंसीडर किया कि यहाँ पे कभी गेंद थी और इस पे हमने सर्कल ड्रॉ किया, वो सर्कल जिसका पार्ट सिर्फ ये वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसी एक सर्कल का पार्ट नहीं है, इसका हर एक पॉइंट का जो कर्व है वो अलग अलग है, जिससे यह पता चलता है कि हर एक पॉइंट किसी दूसरे सर्कल के पार्ट के तौर पे देखा जा सकता है, सिंगल सर्कल नहीं। तो इस पॉइंट को हमने देखा तो यहाँ पे हमें लगा कि अच्छा ये इस सर्कल का पार्ट है, तो इसका एक रेडियस r होगा। मान लो कि ये इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तो ये हमें लगा कि अच्छा ये बड़ा सर्कल का पार्ट है, तो इसका रेडियस ये हुआ। मान लो कि यहाँ पे हमने कंसीडर किया ये इस रेडियस वाले सर्कल का पार्ट है, तो ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सर्कल कंसीडर करके रेडियस ऑफ कर्वेचर बना के हम जब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस तरीके के सवाल रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉपिक के अंदर बनते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है? कर्वेचर मतलब कर्व, और उस कर्व, कौन से कर्व? जिस कर्व को हम कंसीडर कर रहे हैं उस कर्व के सर्कल को पता लगाना, और उस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होगा, उसी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और प्रश्न में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाती है और वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये पार्टिकल गेंद यहाँ से चलना शुरू हुआ और पूरी की पूरी यात्रा इसने यहाँ तक तय की। इस पार्टिकल की वेलोसिटी हर वक्त अपने पाथ के टेंजेंशियल था, ठीक, नोट करो फोटो, टेंजेंशियल था। अब ये कर्व हो रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ याद करो, ये सीधी चलते जाता लेकिन ये कर्व हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन लग रहा है, और ये इस सर्कल का पार्ट है। यानी इस मोमेंट के लिए ये गेंद इस सर्कुलर मोशन वाले मोशन को परफॉर्म करता है, यानी इतने दूर में यहाँ पे AC इस पे लगेगा सेंटर की तरफ, तभी ये मुड़ा। इस जगह पे इतने दूर के पाथ के लिए यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा जो इससे अलग होगा, लेकिन यहाँ पे भी लगेगा। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी कोई ना कोई AC नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो AC का फॉर्मूला हमने पढ़ा था v²/r। तो R बराबर क्या हो गया? v²/AC। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें समझाऊंगा समय देके, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो तुम गलती कर आओगे। चलो बिठाने की कोशिश करता हूँ सही बात तुम्हारे दिमाग में। R क्या आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि अलग अलग है, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा। V क्या है? उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाह रहे हैं उस वक्त इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। AC के मामले में थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने कहा था कि AC कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल एक्सेलरेशन होता है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जन्म लेता है। हाँ मास्टर, लेता तो है। तो क्या अगर हम यहाँ पे AC लिखते हैं तो हम बहुत चीजें छोड़ नहीं देंगे? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दूंगा तो समझ आएगा। प्रोजेक्टाइल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल करता हुआ ये पत्थर था, इस मोमेंट पे ये मुड़ क्यों रहा है? जाना तो इसे सीधा चाहिए था, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो इसे खींच रहा है नीचे की तरफ, यानी कि एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो यहाँ पे G लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी G ने इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दिया, जिसकी वजह से ये पत्थर नीचे की तरफ मुड़ गया। गॉट इट? हमने यहाँ पे AC लिखा है, लेकिन जब हम AC लिखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रहता है ω²r, जबकि यहाँ पे वो कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो हमें सीधी सीधी G दिख रही है।
तो जब हम AC लिखते हैं ना बालक, तो हम वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं और बहुत चीज़ों को छोड़ देते हैं। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फॉर्मूला नहीं बदलता, बस सिंबल बदलता है ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। लेकिन उस सिंबल बदलने के चक्कर में अगर ढंग से ना समझाओ तो बच्चे में और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये AC अगर हम लिखते हैं तो दिक्कत क्या आई सबसे पहली, कि हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कैसे? AC लिखा तो यहाँ पे G है, G को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे अगर हम सिर्फ AC पे टिके रहेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड किसने कराया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने। कहीं पे तुम्हारा टेंशन प्रोवाइड करा देगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पत्थर घुमा रहे हो, अंदर की तरफ टेंशन खींचे जा रहा है उससे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहाँ पे टेंशन प्रोवाइड कराया। तो हमें हर वो फोर्स जो कि उससे सर्कुलर पाथ पे रखने में मदद कर रहा है उसे यहाँ पे लेना है। लेकिन यहाँ पे टर्म क्या आ गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला उसी तरीके से डिराइव किया। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा V के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गौर करोगे हमेशा वेलोसिटी जो टेंजेंशियल है उसके परपेंडिकुलर होगा। टेंशन भी यहाँ पे देखो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करते हैं कि AC को सिर्फ AC ना लिख करके V² अपॉन AT लिख देते हैं। सॉरी, AT नहीं, A परपेंडिकुलर लिख देते हैं। डाइजेस्ट। हर वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा हो और सेंटर की तरफ लग रहा हो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। मैथमेटिक्स की ये कमी कह सकते हैं कि हम पूरी चीज़ें डेराइव वेराइव सब AC के नाम पे करते हैं, लेकिन छोटी मैनिपुलेशन करके हमें और भी चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे A परपेंडिकुलर लगाना पड़ता है। असहजता यहीं पे आएगी। सवाल करने लोगे तो इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि सारे पकड़ के गुच्छे में परपेंडिकुलर घुमाओगे और V²/A परपेंडिकुलर आ जाएगा। मुद्दे की बात यहाँ पे खत्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर V²/A परपेंडिकुलर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की थ्योरी खत्म। 2-3 सवाल करते हैं, 2 सवाल में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है? वेलोसिटी लेना है तुम्हें और A परपेंडिकुलर देखना है। कौन सा A परपेंडिकुलर? कि वेलोसिटी टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर कितने एक्सेलरेशन है उन सबको लेकर के लिख दोगे, काम फिनिश। ठीक है, सवाल है तुम्हारा कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, लैंग्वेज क्या लिखूं मैं? एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है जमीन से थीटा एंगल पे, Hmax पे R बताओ। मैक्सिमम हाइट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था इसका, ये बताओ। मैक्सिमम हाइट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? U वेलोसिटी से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी U थी। ट्राई दिस। हो गया। Hmax क्या था? तुम्हें भी पता है बालक कि Hmax पे कोई भी पार्टिकल कब पहुंच जाती है? जबकि उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। यानी कि इस डायरेक्शन में इसकी U cos थीटा वेलोसिटी होता है, हमें पता होता है। मैक्सिमम हाइट पे इसकी हमेशा वेलोसिटी U cos थीटा ही बचती है, ऊपर वाली 0 हो जाती है। और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? सिंपली हमेशा कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? V²/A परपेंडिकुलर। V क्या है? U cos थीटा, तो U² cos² थीटा। और ये परपेंडिकुलर क्या है? नीचे की तरफ लग रहा है G, तो ये हो गया G। और ये हो गई मैक्सिमम हाइट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा सवाल,
1000 मीटर की बिल्डिंग है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया 20 मीटर प्रति सेकंड से इस पत्थर को, कभी ना कभी ये पत्थर गिर के नीचे आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 सेकंड के बाद मान लो कि पत्थर यहां पहुंचा। कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद। तो उस मोमेंट पे इसका जो पाथ है वो किसी बड़े सर्कल का हिस्सा होगा, तो उसका कोई रेडियस होगा। बताओ क्या है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर? फाइंड ROC एट 2 सेकेंड, यह है आपका प्रश्न। करिए। ट्राई दिस। ये होगा इस बड़े सर्कल का हिस्सा, ये होगा इसका रेडियस। फाइंड करना है, क्योंकि ये पूरे का पूरा तो सर्कुलर है नहीं, हमें पता है पैराबोला होता है। निकालो। जलते दिए V फाइंड करो। V कौन सा? मैग्नीट्यूड फाइंड करो। 2 सेकंड पे क्या होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड तो पक्का नहीं होगा। ट्राई मैं बताऊं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में बदलती नहीं है। फैक्ट नंबर 1 का इस्तेमाल हमने किया, तो इस डायरेक्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन 2 सेकंड बाद क्या होगी? तो g बराबर 10 मान के चलते हैं हम हर प्रॉब्लम में, तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर प्रति सेकंड, 2 सेकंड बाद हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। सरल सी बात। तो वर्टिकल डायरेक्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हॉरिजॉन्टल 20, वर्टिकल 20, तो रिजल्टेंट इसका आ जाएगा एकदम बीचों बीच 20√2 मीटर प्रति सेकंड। और बीचों बीच का मतलब है कि ये 45 डिग्री पे आ गया। ठीक है। और वेलोसिटी हमेशा अपने पाथ के टेंजेंशियल होती है, नेट वेलोसिटी, तो ये वाली जो है वो टेंजेंट पे होगी। ठीक है। और दूसरी बात कि ये टेंजेंशियल, ये रेडियल, इन दोनों के बीच 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना? 45 डिग्री। जी इस पे एग्जैक्ट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, तो जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो v², v की वैल्यू तो मिल गई 20√2 का स्क्वायर, और बटा में a परपेंडिकुलर, किसका परपेंडिकुलर? टेंजेंशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी 20√2, उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? g तो बिल्कुल नहीं होगा, तो g का कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर, तो g cos 45, यानी कि g की वैल्यू 10 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 20√2 कितनी हो गई? 400 गुना 2, और √2 ऊपर गया बटा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 80√2 इज द आंसर मीटर में। बन गया। बढ़िया। चलो एक छोटा सा और जनरलाइज्ड फॉर्म में करा देता हूँ। इस मोमेंट पे, कोई भी मोमेंट है, इस पे जो इसकी वेलोसिटी है वो u है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है। तो बताइए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियस सी बात है, नीचे की तरफ जी काम करेगा। ट्राई। यू तो हमें पता है, वेलोसिटी यू होगी, तो ROC क्या होता है? v² अपॉन a परपेंडिकुलर, v की वैल्यू क्या आ गई? u²। a परपेंडिकुलर
किसके? टेंजेंशियल वेलोसिटी के। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो ये और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये पूरा 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हॉरिजॉन्टल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो जी परपेंडिकुलर होगा, यानी ये पूरा 90 डिग्री, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। तो ये जी का कंपोनेंट इस यू के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जी कॉस अल्फा। तो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा, किसकी वैल्यू? आर ओ सी की वैल्यू एट रैंडम पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल। इसको आप याद रख सकते हो, काम आ जाएगा झट से बनाने में, तो इसको ध्यान में रख करके तुम चल सकते हो। तो ये था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर की पूरी कहानी। और अब हम आगे बढ़ते हैं सर्कुलर डायनेमिक्स की तरफ, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कुछ जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ेंगे लेक्चर में लेवल रोड पे मोशन के कॉन्सेप्ट के साथ। और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में शायद बैंकिंग ऑफ रोड्स वगैरह पढ़ के, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ के, और फिर चलेंगे अपने सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद रोटेशनल मोशन की तरफ, और फिर मैकेनिक्स हमारा खत्म। और उसके बाद मैंने सोच रखा है कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो चलो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आगे पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। मतलब कि हमने नए तरीके से जब चलना सीख लिया है, तो अब सेम वही चीज़ें, यानी कि फोर्सेस के बारे में पढ़ना सर्कुलर मोशन में, जो कि हम लीनियर मोशन में पढ़ते थे, उन सब चीज़ों के बारे में जब जान लेंगे तो हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। डायनेमिक्स का मतलब काउज ऑफ मोशन जानना, ठीक है। चेक। तो हमारा अगला टॉपिक है सर्कुलर बॉडी डायनेमिक्स। हेडिंग देना, सर्कुलर मोशन दे देते, सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। जब हम लीनियर मोशन डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी, यानी कि विदाउट नोइंग द काउज ऑफ मोशन हमने पूरे के पूरे लीनियर मोशन को पढ़ा। उसी तरीके से विदाउट नोइंग द काउज ऑफ मोशन हमने पूरे के पूरे सर्कुलर मोशन को पढ़ा अभी तक, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। अब काउज ऑफ मोशन की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। जब लीनियर मोशन में हम काउज ऑफ मोशन की बात करते थे तो फोर्स के बारे में पढ़ा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, है ना। तो उसी तरीके से सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स में जो मोशन का काउज है उसमें कौन से फोर्सेस हैं। मोशन का काउज क्या होता है? फोर्स होता है। तो सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स में कौन सा काउज है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो काउज क्या है? फोर्सेस है। तो वो कौन से फोर्सेस है जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी बात हमने पहले कर ली। कौन सी? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन फिर भी हम अब डिटेल में थोड़ी सी इसमें बात करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा फोर्स है बालक, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, PETAL, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके कारण एराइज होता है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ड्यू टू AC। गॉट इट? ये सर्कुलर मोशन है, बिना AC के ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे AC लग रहा है, इसका मतलब है कि कोई फोर्स है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा फ्लॉड है। एराइजेस ड्यू टू AC का मतलब हुआ कि फोर्स जो है वो AC के कारण एराइज हो रहा है, जबकि होता उल्टा है। फोर्स जब लगती है तब आकर के AC एराइज होता है। लेकिन हमने पहले AC को पढ़ लिया, इसलिए तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरीके से लिखा, ताकि तुम्हारे माइंड में जो मैप बने वो AC के बाद फोर्स का बने, जिस तरीके से हम लेक्चर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो तुम जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनोगे। AC लगता है, ठीक है, और AC की वैल्यू क्या है?
वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। ये मास ऑफ बॉल है जो कि सर्कुलर मोशन में कर रहा है। अब किसी भी एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बिल्कुल सही, फोर्स। तो इस एसी में एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। ज़्यादा काम ये आता है। और एम वी स्क्वायर अपॉन आर आपने बहुत जगह सुना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो में से बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये तो आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह पे सुना है। वो भी एम वी स्क्वायर आर होता है और वो कैसे आता है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक्चुअल ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का है। किसी कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाता है तो हम कह देते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब ये सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, यानी कि ए टी जो है वो 0 होगा, तब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपके काम में आएगा। और यही ज्यादातर कंडीशन होती है क्योंकि आपने हमेशा एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही पढ़ा है। ये फॉर्मूला आपको देख के पता है कि वी यहां पे कांस्टेंट दिख रहा है, नोट करो। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एक खास बात जो हमें लिखनी है वो है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स नहीं। इसका मतलब है कि ये खुद ब खुद नहीं लगता, इसको किसी और की मदद से लगाया जाता है। हैं? कैसे मास्टर? मैंने बताया था कि मान लो कि अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं तो अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, ठीक है? तो इसको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा धरती से कनेक्टेड ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करने के लिए। हाँ, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? वो देता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसने कि सेंट्रीपिटल फोर्स दिया, इसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है, जो कि मास्टर लोग एक्सप्लेन करने के लिए कह देते हैं कि मून तभी अर्थ के ऑर्बिट में घूमेगा जब इसका, वर्ड यूज कर रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल, जो आगे बताऊंगा, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ खींच रहा है उसको बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ कोई फोर्स रहे, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हमें ये फोर्स देता है और ये इक्वेशन का वैलिड एक्सप्लेनेशन है। जबकि बच्चे को समझाया किस तरीके से जाता है कि चांद के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो इसको अंदर की तरफ बैलेंस कर लिए कुछ तो चाहिए, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इस तरीके से इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दिया जाता है और बालक भी खुश होकर चला जाता है क्योंकि लॉजिकल लगती है बातें। जबकि असलियत यह है कि सर्कुलर मोशन में किसी भी चीज को घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कि मैंने एक्सप्लेन करा तुम्हें क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं है, यानी कि वो हमेशा नहीं लगता और खुद की कोई अस्तित्व नहीं है उसकी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है, खुद का अस्तित्व है कि हाँ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स हूं, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी जगह पे कोई भी आ जाता है। ये ठीक उसी तरीके की बात हुई कि रोल नंबर 37 किसी खास लड़के का नंबर नहीं हो, इस बेंच के थर्ड पोजीशन पे जो भी बैठेगा उसका नंबर रोल नंबर 37 हो जाएगा। तो उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में एक रोल नंबर सेंट्रीपिटल फोर्स डिफाइन किया गया है, उसके सीट पे कोई भी आके बैठ जाए उसका रोल नंबर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। समझ आ गई बात? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बालक इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। लिखो
अब तक मैं इंक भरता हूँ, नोट करो उस चीज को। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। डन, चलो। तो ये थी सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी। इस पे सवाल मैं क्या कर रहा हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अप्लाई करना सिखाऊं, फालतू बात नहीं करानी। अब हमें एट द एंड पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फास्ट फास्ट समझ रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन डॉट इज द सेंटर, अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, ये है गेंद, गॉट इट। अब एक बंदा जो ग्राउंड से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था, वो ग्राउंड से उठ करके इस गेंद पे बैठ गया। ठीक है, तो जो गेंद की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वही इस बंदे की हो गई, गॉट इट। लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ द गेंद हमेशा चेंज हो रहा है, यानी कि ये एक्सेलरेटेड मोशन में बॉल है ऑब्वियसली। इस पे इंसान बैठा, इंसान भी एक्सेलरेटेड मोशन में टर्न होने लगा ऑब्वियसली। तो इंसान जमीन पे जब तक था तो इनर्शियल फ्रेम में था, यहां जाकर के नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब इंसान इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करेगा, तो जब आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो कि होगा मास ऑफ द ऑब्जर्विंग बॉडी, जो कि बॉल है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस ऑब्जर्वर पे एक्सेलरेशन AC अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसको बाहर की तरफ AC इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि बॉल है उससे मल्टीप्लाई करके ये सूडो फोर्स लगेगा, गॉट इट। एक एक बात समझना कि बंदा बॉल पे चला गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, अब वो चीजें सॉल्व कर रहा है। जब गेंद पे बैठ के देखेगा तो उसे एक सूडो फोर्स लगाना होगा, और यही सूडो फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन, समझे? तो यहां पे इसके बारे में एक लाइन आप लिख सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और MC, M की M, AC क्या है, V स्क्वायर बाई R। R कौन सा, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, और यही हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस कंडीशन में जबकि सर्कुलर मोशन में एक बंदा इस पे बैठा हुआ है, और हम जनरली चीज़ें उसी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, जब चांद के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, चांद रोटेट कर रहा है तो हम दिमाग में चांद की विजुअलाइजेशन लेके चलते हैं, अच्छा चांद पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो उसे अंदर की तरफ कोई बैलेंस करेगा, तो वो सूडो फोर्स है। तो बस इसके बारे में यही जानकारी है कि सूडो फोर्स। और जब हम सूडो फोर्स की बात करते हैं तो हमें उल्टा बाहर की तरफ खींचता हुआ कोई चीज़ दिखता है, और फिर हमारे लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाती है कि अच्छा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल है, और सेंट्रीपिटल की जगह पे कोई भी आ सकता है, तो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कौन करेगा, अंदर की तरफ आया हुआ कोई भी फोर्स, मान लो G आ गया, टेंशन आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया, कोई भी आकर के इसको बैलेंस करेगा, तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन आपको अंदर खाने की बात क्या याद रखनी है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई R। कैसे आया पता होना चाहिए, ठीक है, नोट करो इस चीज को।
इधर एक सवाल करो, कराऊं? मिटा करके कराता हूँ। नहीं, इधर ही करोगे तुम। क्वेश्चन है बालक, एक पेंडुलम यहाँ टंगा हुआ था वर्टिकल के साथ 37 डिग्री पे, ठीक है। इस पे नीचे जी लग रहा था, ये टंगा हुआ नहीं है, इसी मोमेंट पे मैंने इसे रिलीज कर दिया। जैसे ही रिलीज किया, इस रस्सी में टेंशन क्या होगा बताओ। जैसे ही रिलीज किया, उस रस्सी का टेंशन बताओ। और तब तक मैं इधर बनाता हूं, मतलब मिटाता हूं। से ट्राई करो, तब तक मैं इधर दूसरा सवाल छाप देता हूं। एक केजी का ये बॉल है, चलो टेंशन फाइंड कर लिया, इसमें भी टेंशन ही फाइंड करना है। कर लिया, देखते हैं। ये 37 डिग्री बालक, तो ये 37 डिग्री, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल, ये टी कॉस 37 डिग्री। गॉट इट? तुमने क्या किया? टी कॉस 37 को जी से बैलेंस किया। कितना आंसर आया? टी कॉस 37 3 4 5 बराबर जी की वैल्यू 10। टी बराबर 10 गुना 5/4, 50/4। यही आया न्यूटन में? आया? बहुत बढ़िया। ये गलत हो गया, तुमने वो कंडीशन लगा दी जब ये बॉल यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते आते थे, और वो वाली गलती मैंने तुम्हें यहां से करवा ली। यहां पे इसको रिलीज कर दिया गया, और रिलीज करते ही बालक इसकी जो एक्सेलरेशन थी वो जी जो नीचे थी, इसमें एक सेंट्रीपिटल मोशन इस तरफ भी आ गया, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ आ गया, जिसकी वजह से इसका जो ए नेट था वो इस डायरेक्शन में आ गया। समझे? क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। समझे? आगे की बात कि हम जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे तो क्या करते थे कि जब एक्सिस अज्यूम करते थे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अज्यूम करते थे। तो जब ये रेस्ट पे रहता था तो जी के डायरेक्शन में तुमने किया, बिल्कुल सही, वर्टिकल था। लेकिन यहां नहीं होगा, यहां एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ गया, तो आपको दो एक्सिस ये लेने होंगे और इसके अलोंग कंपोनेंट करना होगा। तो अब करना होगा हमें इस एंगल को फाइंड करके जी को इसके अलोंग, टेंशन को भी इन दोनों एक्सिस के अलोंग करना होगा। तो मैं फिगर क्लियरली बनाता हूं, देखो अब समझ में आएगा। ये है, ये 37 डिग्री, ठीक। इसमें जी नीचे की तरफ काम कर रहा है और टेंशन इस तरफ, लेकिन इसको रिलीज कर दिया गया। तो रिलीज करते ही ये सर्कुलर मोशन लेने की कोशिश करेगा और टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रखेगा, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, ठीक है। पेंडुलम का एक्सेलरेशन टेंजेंशियल टू द सरफेस पाथ ऑफ द बॉब होता है, ठीक। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें जो दो एक्सिस लेने हैं वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लेने हैं। एक एक्सिस तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये हो गया, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, तो ये टेंजेंशियल है तो इसका परपेंडिकुलर होगा रेडियल, यानी कि इस रस्सी के अलोंग। ये 37 डिग्री, तो ये भी 37 डिग्री, और ये 37 डिग्री, ये और ये पूरा कितना है 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है।
टेढ़ा थोड़ा बनाना चाहिए था, मैं बना ही देता हूँ। ये पूरा ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो ये वाली क्या हो जाएगी 53 डिग्री पूरी की पूरी, ठीक बालक। और ये 53 डिग्री, तो इसकी वर्टिकली अपोजिट ये वाली एंगल कितनी 53 डिग्री। अब करते हैं हम चीज़ों को सॉल्व। ये जी कॉस 53 और ये जी साइन 53, गॉट इट। और अब जी साइन 53 डिग्री और ये टेंशन, ये बराबर होगा, और इसको अब हमें निकालना है जी साइन 53 डिग्री बराबर टेंशन। तो जी साइन 53 डिग्री क्या होगा बालक, 53 डिग्री ये हो गई, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5 बराबर टेंशन। जी कितना है 10, 5 दूनी 10, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 8 न्यूटन। समझे? इस पूरे के पूरे सवाल से मैंने क्या सिखाया तुम्हें? सवाल से ये सिखाया कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम ना चाहते हुए भी गलती नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता था जी, तो हम हमेशा ये लेते थे जी की वैल्यू। जबकि हमने वहाँ भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज किया एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्सिस लेके। जब हम ऐसे वेज पढ़ते थे बालक, तो वेज में जो हमारे जो एक्सिस होते थे वो एक्स और वाई नहीं होते थे। ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो एक एक्सिस इस डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर होता था, ठीक है। तो उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे दिमाग में बिठाना चाह रहा था कि जी की वैल्यू के आधार पे एक्सिस नहीं बना लेना कि हमेशा एक्स और वाई वैसे ही बनेगा। जिधर एक्सेलरेशन उस तरफ एक एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस, और उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। मेंस में नहीं फंसाता ऐसा, लेकिन हाँ भगवान ना करे और तुम्हें फंसा ले तो बड़ी दिक्कत हो जानी है भाई। उसमें जस्ट रिलीज किया गया था। अब जो मैंने ये वाला सवाल दिया है, रिलीज के थोड़ी देर बाद की कंडीशन है, जो इस तरफ लिखा हुआ है। एक पेंडुलम है जो कि बांधा हुआ है, जो किसी ऊपर से रिलीज किया गया था, मान लो यहाँ से। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इस बॉब की डायरेक्शन 5 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। इसका मास है 2 kg। उसमें मैंने गलती कर दी, गलती नहीं की, सही की है कि टेंशन को इक्वेट कर दिया मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन से, नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट होगा। तो मास तो 1 kg दिया हुआ है ना, ये जी साइन 53 लिखा, और इसको जो मैंने टेंशन से इक्वेट किया है, ये टेंशन तो फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है, तो इसमें हमें 1 kg से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये फोर्स इंटू फोर्स, ये फोर्स इक्वल टू फोर्स इक्वेट होगा। तो इस बात को वहाँ पे करेक्ट कर लेना, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, क्योंकि ये 1 है, तो मल्टीप्लाई होके जी साइन 53 ही आ जाएगा। इसमें बात करते हैं 2 kg का है, 37 डिग्री पे है। तो अब उसी के हिसाब से जो सारी कंडीशन थी, ये वाला कितना हो जाएगा जी साइन 53 डिग्री, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और फोर्स में बदलना है तो मास से गुना कर देंगे, यानी 2 kg का मास। तो इसका FBD बनाते हैं कैसे, इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, इस डायरेक्शन में 10 गुना 4/5 3/5 गुना 2, 5 से 2 बार में 6 दूनी 12 न्यूटन। नोट करो इसको, इतने पे 12 न्यूटन। अभी तक हमने बेसिक, अभी इस वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। यार मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। साइन 53 डिग्री होगा 4/5, है ना, 4/5 पर 5 2 4 दूनी 8 दूनी 16 न्यूटन। अब देखो ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से ये जा रहा है, तो इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ पैदा हो जाएगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ पैदा हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल जैसे ही फोर्स अंदर की तरफ पैदा हुआ वो कितना हुआ mv², यानी 25, मास की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 2, और r कितना है 2 मीटर, तो ये हो गया 25 न्यूटन अंदर की तरफ फोर्स उत्पन्न हो गया। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। अब ध्यान से सुनना एक बात, तुम्हें ये लग सकता है
कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनना। दिस टेंशन फोर्स प्लस 25 न्यूटन का फोर्स बराबर 16 न्यूटन हम जब लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो बॉल है ये सीधी रेखा में जाएगा। फिर तो दोनों फोर्स बैलेंस है, फिर ये डायरेक्शन क्यों चेंज करेगा? नहीं, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसी वजह से 25 न्यूटन फोर्स उत्पन्न हुआ है। यानी कि टेंशन में से 16 न्यूटन का फोर्स माइनस हुआ, तब जाकर के 25 न्यूटन फोर्स पैदा हुआ, जो कि सेंट्रीपिटल के रूप में हमें दिखा। और इसके अकॉर्डिंग जाकर के हमारा टेंशन फोर्स निकाला जाएगा, जो कि होगा T बराबर 25 प्लस 16, 6 5 11 के एक हाथ में एक, 2 और 1 3 और 1 4 न्यूटन, 41 न्यूटन। तो ये है आपका आंसर। एक बार आंसर मैं मिला लूँ। हाँ, 41 न्यूटन इज द बिल्कुल सही आंसर। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये अगर लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब हुआ कि जितना इस पे इधर फोर्स लग रहा है उतना ही इस पे इधर फोर्स लग रहा है, जबकि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एफ नेट अगर इस पे 0 लग रहा है तो ये घूमेगा ही नहीं, सीधी रेखा में जाएगा। जबकि ये घूम रहा है, और घूम रहा है इसका मतलब इस पे इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते आए हैं। तो टेंशन कौन, वो फोर्स कौन लगाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा? खुद का तो अस्तित्व नहीं है, तो टेंशन ही लगाएगा। तो पहले तो टेंशन क्या करेगा, इस फोर्स को बैलेंस करेगा, नहीं तो ये फोर्स ज्यादा होगी तो बॉल इधर खिंच जाएगा। तो इस फोर्स को बैलेंस किया, कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने कि अलग से सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड किया, यानी कि टेंशन ही दिस प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो टेंशन ही दिस प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अब 3-4 तरीकों से समझा दिया, बाकी मोटा मोटी बात यह है कि ये वाला नहीं होता, समझ गए। और वो क्यों नहीं होगा बता दिया, बैलेंस रहेगा तो सीधी रेखा में जाएगी। कोई तो मोड़ रहा है ना, कौन मोड़ रहा है? टेंशन ही मोड़ रहा है। तो टेंशन ज्यादा है किससे? नीचे खींचने वाले फोर्स से। कौन से? 16 न्यूटन से। तो टेंशन में से 16 न्यूटन घटाएंगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बच जाएगा। गॉट इट? और वो निकाल लिया हमने। तो ये हो गई हमारी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की कहानी। आगे बात करते हैं हम टर्निंग ऑन ए लेवल रोड। ये फास्ट कॉन्सेप्ट है टर्निंग ऑन ए लेवल रोड, क्योंकि इसमें टॉपलिंग जो है जेईई एडवांस का कॉन्सेप्ट है, वो तुम लोग को पूछा नहीं जाता। टर्निंग ऑन लेवल रोड 3 कंडीशन एक ही साथ बता देता हूं। टॉप व्यू बना रहा हूं कि एक कर्व्ड रोड है, इस पे कार चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक। सेम कंडीशन, एक कार चल रहा है लेकिन इस टाइम v जो है वो इंक्रीज कर रहा है, गॉट इट। और सेम कंडीशन, लेकिन इस बार जो v है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो, ये कोई सड़क है तो ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, तो इसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r। सेम सड़क है r, सेम सड़क है r। अब तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी सड़क पे जब हम टर्न लेते हैं तो गाड़ी बाहर की तरफ फेंकना चाहती है, ठीक है। हमारे मन में इंट्यूशन में एक चीज़ बैठ गई है कि कितने स्पीड पे घुमाएंगे तो गाड़ी बाहर की तरफ नहीं फेंकेगी। तो बस उसी की जानकारी हमें लेनी है कि ये गाड़ी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, गॉट इट। गाड़ी में तुम बैठे हो तो तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे ऊपर सूडो फोर्स बाहर के, क्योंकि तुम भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, तो तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ चाहिए होगा, है ना। 2 तरीके से समझा सकता हूं, चलो दूसरे तरीके से ही समझाता हूं कि तुम्हें अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का अपना कोई अस्तित्व है नहीं, तो उसे प्रोवाइड कौन कराएगा? कोई प्रोवाइड कराएगा, देखते हैं कौन कराता है। दूसरा तरीका समझने का कि तुम गाड़ी में बैठे हो, तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ
महसूस हो रहा होगा कि मुझे खींच रहा है कोई, तो उसको बैलेंस करने के लिए अंदर में कोई फोर्स चाहिए होगा। तो वो फोर्स कौन सा है? अगर वो बैलेंस नहीं करेगा तुम बाहर फेंक जाओगे। तो फोर्स की ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। ये गाड़ी आगे जा रहा है लेकिन टर्न होने की वजह से इस तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा है, तो इसके टायर आगे की तरफ घूम रहे हैं लेकिन स्लाइड साइड में होना चाह रहे हैं। ठीक है, ये 4 टायर्स हैं, ये चारों आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन ये लोग इधर की तरफ स्लाइड होना चाह रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि रोड का जो म्यू है वो इस कार के टायर पे अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगा रहा है। बढ़िया, बस कॉन्सेप्ट खत्म। इस पे बाहर के, अगर ये v कांस्टेंट है तो बाहर की तरफ इसका mv²/r सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा। ये गाड़ी तब तक नहीं फीकेगी जब तक कि जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा किससे? mv²/r से। फ्रिक्शन क्या होता है? कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? गाड़ी चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक लगेगा, बिल्कुल गलत। गाड़ी के चक्के आगे की तरफ घूम रहे हैं लेकिन ये स्किड साइड वाला होना चाह रहा है, तो इस पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन ही। रोटेशनल में बात करें कि जब गाड़ी के चक्के आगे की तरफ घूमना चाह रहे हैं तो अगर आगे की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता तो काइनेटिक लगना चाहिए था, लेकिन तब भी स्टैटिक ही लगता है। लेकिन यहाँ पे मुझे वो समझाना नहीं है, तो मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि साइड में जाना चाह रहे हैं और साइड में तो चक्के घूम नहीं रहे, चक्के तो ऐसे आगे की तरफ घूम रहे हैं। तो साइड में जाना चाह रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि म्यू स्टैटिक ऑफ द रोड गिवन है। और गाड़ी के मास है, कुछ भी मास होगा, m मास है, नीचे की तरफ g काम कर रहा है। ये साइड व्यू बनाता हूँ कार का, नीचे की तरफ mg काम कर रहा है तो इस पर नॉर्मल लगेगा n। तो गाड़ी की मास mg जो कि नॉर्मल के बराबर है और इसमें म्यू से गुना कर दिया, म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन, और इक्वल टू भी कर सकते हैं mv²/r। m से m गया तो v शुड बी लेस देन म्यू जी आर का अंडर रूट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v ऑन रोड क्या होना चाहिए? जहां पे टर्न ले रहे हो म्यू जी आर के बराबर। मैक्सिमम बात किया, मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो v मैक्स को जैसे ही गाड़ी क्रॉस करेगी गाड़ी रोड से फेंक जाएगी बाहर की तरफ। यहाँ पे एक बात गौर करना कि v कांस्टेंट था, इसीलिए हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में चाहिए था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सल जो पूरी की पूरी गाड़ी पे एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ हमें चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रही है। इसमें देखते हैं जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि सर्कुलर ट्रैक पे है तो इधर तो AC आएगा ही आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो इधर AT भी आ जाएगा। तो A नेट किस तरफ आ जाएगा बालक? A नेट आ जाएगा इस डायरेक्शन में। नेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि हमारी जो नेट एक्सेलरेशन है उसकी जरूरत किस डायरेक्शन में पड़ी? इस डायरेक्शन में पड़ गई। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग करके हमारी गाड़ी को कांस्टेंट वेलोसिटी से टर्न करा रहा था, अब हमारा फ्रिक्शन शिफ्ट होकर के इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में थी तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा था, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जरूरत थी फोर्स की। अब ए नेट हमारी जरूरत क्या है? इस डायरेक्शन में है, क्योंकि हमें गाड़ी की स्पीड को भी बढ़ाना है, वो भी फ्रिक्शन के मदद से ही होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम रहा तो चक्के घूमते रहेंगे, स्पीड बढ़ेगी नहीं। तो फ्रिक्शन का एक रोल स्पीड इंक्रीज कराने में भी है और AC प्रोवाइड कराने में भी है। तो ए नेट तो फ्रिक्शन इस तरफ से टर्न हो गया और ये हो गई हमारी थीटा। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F cos थीटा वो क्या प्रोवाइड कराएगी? AT प्रोवाइड कराएगी बालक। और F sin थीटा क्या प्रोवाइड कराएगी? AC प्रोवाइड कराएगी बालक। गॉट इट? और जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी AC अपॉन AT। तो ये हो गई थीटा की वैल्यू जब इंक्रीजिंग स्पीड के साथ हम टर्न कर रहे हैं। गॉट इट? उसमें चलते हैं, इसमें थीटा ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी AT नीचे की तरफ डेवलप हो गया और AC तो इधर की तरफ डेवलप है ही। इसमें हमने AT और A नेट के बीच का एंगल लिया है, इसमें A नेट जो है वो नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। A नेट का एंगल है थीटा। तो अब देखते हैं फ्रिक्शन भी इसी तरफ शिफ्ट कर जाएगा,
सेम उसी लॉजिक से कि गाड़ी को धीरे भी करना है फ्रिक्शन को और सर्कुलर पाथवे बनाए भी रखना है। चलो, तो इधर एफ जो फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, वही म्यू एम जी। तो इसमें भी म्यू एम जी कॉस थीटा एटी के बराबर पुट कर सकते हो। सारी चीज़ें डेटा आपको फाइंड करनी जब पूछी जाएगी तो आप वैसे ही करोगे, सवाल में कराऊंगा तो सवाल करा दूंगा। एफ साइन थीटा किसके बराबर होगा, ए सी के, और एफ कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ए टी के। कॉस थीटा ए टी के बराबर होगा। तो डिवाइड दे दे अगर हम, तो टैन थीटा बराबर ए सी बटा ए टी, जो कि यहाँ पे था। तो दोनों कंडीशन में टैन थीटा की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए टी एंड ए नेट। ये किस कंडीशन में है, उस कंडीशन में जब वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है टर्न लेते वक्त। इसमें वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वी मैक्स म्यू जी आर अंडर रूट। ठीक है, तो इसे नोट करो। ये हमने टर्निंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑन अ लेवल रोड, लेवल रोड का मतलब रोड बराबर है, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट हम बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे तो एक साइड को रोड को उठा दिया जाएगा। क्यों उठाया जाएगा बताऊंगा। इसमें भी ध्यान देना कि v इंक्रीज कर रहा है, कब तक इंक्रीज कर सकता है, v मैक्स तक ही इंक्रीज कर सकता है, मैक्सिमम म्यू जी आर के अंडर रूट तक। उससे ज्यादा करेगा तो गाड़ी फिक जाएगी। ये गुंजाइश कब है, जब गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही हो, धीरे चल रही हो, धीरे चल रही हो, और वहां से इंक्रीज होने लग रहे, वहां से इंक्रीज होकर के वी मैक्स से कम तक पर ही रुक जा रही हो। ठीक, इस पे सवाल करें। सवाल यह है कि एक कार का मास दिया हुआ है बालक 1000 kg, ठीक, रेडियस जो टर्निंग का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 मीटर, वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड कांस्टेंट। तो फ्रिक्शन पूछा है कि इस सिचुएशन में टर्न करते हुए फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। तो सरल सी बात है कि अगर रोड पे 1000 किलो की गाड़ी, किधर गया, 1000 किलो की गाड़ी 50 मीटर के रेडियस पे 5 मीटर प्रति सेकंड से घूम रही है, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा बाहर की तरफ, m 1000 इंटू वी स्क्वायर 25 अपॉन आर 50, और इसी को बैलेंस करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपल सी बात, फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस कर दिया। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 1000 गुना 25 अपॉन 50, तो 6 जीरो कैंसिल, 5 से 20 बार में 500 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये थी आपकी आज का लेक्चर, जहां पे हमने पढ़ लिया ट्रैवलिंग टर्निंग ऑन अ सर्कुलर रोड, जबकि रोड प्लेन है। तो ये सारे फॉर्मूले जो छोटे छोटे आज के लेक्चर में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात, जहां तक की सेंट्रीफ्यूगल की बात की। अब तुम मुझसे एक बात गौर करोगे, जब तुम पीवाईक्यू पे जाओगे अभी, तो मैंने इतनी सवाल प्रैक्टिस भी नहीं करा है, फिर भी तुमसे होने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स दिखेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखेगा, और यही मेरी खासियत है। ये सारी चीजें दिखती हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप पढ़े। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।